हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं भावना, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अविकार्य शब्द के भेद। तो अविकार्य शब्द के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विषमादि बोधक। मैंने इनमें से क्रिया विशेषण था, ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था, तो वो तो मैंने आपको एक अलग वीडियो में पढ़ा दिया है। और अविकार्य शब्द क्या होते हैं ये बताया था कि जो अविकार्य शब्द होते हैं इनका हम किसी प्रकार में रूप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। और 3 भेद जो बचे अविकार्य शब्द के, कौन कौन से 3 भेद हैं? पहला तो क्रिया विशेषण था जो कि पढ़ा दिया है, दूसरा समुच्चय बोधक है, तीसरा संबंध बोधक है, चौथा विषमादि बोधक है। तो आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे वे तीनों भेद। ठीक है, कौन कौन से? समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विषमादि बोधक। तो पहले शुरू करते हैं कि समुच्चय बोधक अवयव किसे कहते हैं। तो नाम से पता चलता है समुच्चय बोधक अवयव जो समुच्चय करता हो, मतलब किसी को जोड़ता हो, उसे हम क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है कि एक शब्द को दूसरे शब्द से जो जोड़ता है वो क्या कहलाता है? समुच्चय बोधक अवयव कहलाता है। समझ में आया? जैसे जैसे है आपके और, तथा, पर, या, क्योंकि, ताकि और बहुत सारे ऐसे। ठीक है, ये ऐसे शब्द हैं जो किसी वाक्य को या कोई वाक्य हो, शब्द हो, उन्हें जोड़ देता है, उसे क्या कहते हैं? हम समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। जैसे उदाहरण मैं आपको दे देती हूँ कि रमेश दौड़ता है और सरिता पढ़ती है। तो रमेश दौड़ता है और सरिता पढ़ती है, ये 2 अलग अलग वाक्य थे। अब ये अगर हम ऐसे लिखे कि रमेश दौड़ता है और दूसरा वाक्य लिखे कि सरिता पढ़ती है, तो ये 2 अलग अलग वाक्य हो जाएंगे। परंतु इसने क्या किया? इसे जोड़ दिया कि रमेश तो दौड़ता है, और इस और ने क्या किया? इन 2 वाक्य को जोड़ दिया, और ये छोटा सा वाक्य था, 2 छोटे छोटे वाक्य को पूरा एक बड़ा वाक्य बना दिया। मतलब जो 2 वाक्यों को जोड़ देता है उसे हम समुच्चय बोधक करते हैं। और जो रमेश दौड़ता है, इस और ने सरिता पढ़ती है, इस और ने इन दोनों वाक्यों को जोड़ दिया है, तो ये और ही हमारा क्या कहलाएगा? समुच्चय बोधक अवयव। अवयव क्या होते हैं? कि जिनका रूप परिवर्तन ना हो, इसे हम अविकार्य शब्द भी बोल सकते हैं। समझ में आया? और जो है इसका कोई विकार है, इसे हम किसी में रूप परिवर्तन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या और का लिंग बदल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वचन बदलो कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये अविकार्य शब्द हुआ। ठीक है, जैसे उदाहरण ले रखे मैंने थोड़ी बहुत। रमेश ने कड़ी मेहनत करके और वह सफल हो गया। रमेश ने कड़ी मेहनत करी, ये गलत हो गया है। रमेश ने कड़ी मेहनत करी और वह सफल हो गया। अब ये पूरा एक वाक्य है। अगर हम इसे ऐसे लिखते कि रमेश ने कड़ी मेहनत करी, तो अपना अपने पूर्ण होता। अगर इसे हम अलग लिख देते कि वह सफल हो गया, तो ये भी अपने आप में क्या था? पूर्ण था। पर इसने क्या किया कि रमेश ने कड़ी मेहनत करी और वह सफल हो गया, ये एक वाक्य में बना दिया। ये 2 वाक्य बन सकते थे, परंतु इसने ऐसा नहीं किया। इसने दोनों वाक्य को एक वाक्य में जोड़ दिया। समझ में आया? और किसके द्वारा जोड़ा गया? ये और के द्वारा जोड़ा गया। किसके द्वारा जोड़ा गया? और। अगर ये ना हो, अगर समुच्चय बोधक ना हो, तो ये 2 वाक्य रह जाते, इनका मतलब ये नहीं जुड़ पाते, ये नहीं जुड़ पाते। अब इस और ने ये 2 वाक्य को पूरा एक वाक्य बना दिया। ठीक है, दूसरा है विकास और आदित्य बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो विकास और आदित्य बहुत अच्छे दोस्त हैं। इसके अंदर हम ऐसे भी लिख सकते थे कि विकास और आदित्य बहुत अच्छे दोस्त थे। अगर हम ऐसे लिखते तो विकास और आदित्य बहुत अच्छे दोस्त हैं। इसके अंदर किसने इन दोनों को जोड़ा? किसने इन दोनों को जोड़ा? विकास और आदित्य को किसने जोड़ा? इस और ने। किसने जोड़ा? इस और ने। ठीक है, तो ये और ही हमारा क्या है? समुच्चय बोधक अवयव कहलाएगा। ऐसे है, मुझे एक कलम या पेंसिल दो। मुझे एक कलम या पेंसिल दो। इस वाक्य के अंदर मुझे एक कलम या पेंसिल दो, कलम दे दो या फिर पेंसिल दे दो, इसमें किसने जोड़ा इन 2 वाक्यों को? अगर हम ऐसे लिखते हैं कि मुझे एक कलम दे दो, या फिर हम ऐसे लिखते हैं कि मुझे पेंसिल दे दो, तो ये वाक्य पूर्ण
हो जाता, अलग अलग वाक्य बन जाता, परंतु इसने एक ही वाक्य में बना दिया। ज़्यादा छोटा भी हो गया और ज़्यादा बड़ा भी नहीं रहा। अब 2 वाक्य बनाते तो बड़े हो जाते, परंतु इसने एक ही वाक्य में इन दोनों को बना दिया कि मुझे एक कलम दे दो या फिर पेंसिल दे दो। ठीक है, तो इस या ने क्या किया, इन 2 वाक्यों को जोड़ दिया। तो यही होते हैं हमारे समुच्चय बोधक अवयव, जो 2 वाक्यों को जोड़ देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक अवयव कहलाते हैं। समझ में आया कि समुच्चय बोधक अवयव क्या होते हैं? तो समुच्चय बोधक अवयव वे शब्द होते हैं जिनके अंदर हम वाक्य को जोड़ देते हैं। कोई 2 वाक्य को जोड़ देते हैं या फिर शब्द को भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आपने पढ़ लिया कि हमने समुच्चय बोधक अवयव पढ़ लिया है। तो अब हम पढ़ेंगे अविकर्ण शब्द का तीसरा भेद। कौन सा है हमारा, संबंध बोधक अवयव। बोधक अवयव किसे कहते हैं? तो संबंध बोधक अवयव सबसे पता चलता है जिसमें संबंध की बात की जाती हो, वो संबंध बोधक अवयव कहलाता है। जैसे परिभाषा है, संबंध का बोध कराने वाले अवयव पदों को हम क्या कहते हैं, संबंध बोधक अवयव कहते हैं। ठीक है, मतलब जिसमें संबंध का बोध हो वो कहलाते, वे क्या कहलाते हैं, संबंध बोधक अवयव कहलाते हैं। समझ में आपको? अब जैसे हैं इसके पहले, सामने, आगे, अंदर, ऊपर, पीछे, भीतर आदि, ये सब क्या है इसके जैसे हैं। समझ में आया? अब इसके हम उदाहरण देख लेते हैं, उसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगी। तो पेड़ के ऊपर पक्षी बैठे हैं, तो पेड़ के ऊपर क्या बैठे हैं, पक्षी बैठे हैं। अब इस वाक्य के अंदर किस शब्द से संबंध का बोध हो रहा है, किस शब्द से हो रहा है, ऊपर। किससे होता है, ऊपर से। कैसे, देखो, पेड़ के ऊपर पक्षी बैठे हैं। अब कहाँ बैठे हैं पक्षी, ऊपर बैठे हैं, नीचे बैठे हैं, या पीछे बैठे हैं, या फिर आगे बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, पेड़ के ऊपर बैठे हैं। तो ये ऊपर ही संबंध है। क्या, कैसे संबंध है, ये पक्षी और पेड़ के बीच के अंदर संबंध बता रहे हैं। जो पक्षी है वो कहाँ बैठे हैं, पक्षी ऊपर बैठे हैं। ये फिर एक एग्जाम्पल है। किसी ये क्या है, एक पेन है, अगर ये टेबल पे रखा होगा, ये कोई मेज पे रखा होगा, तो क्या, किस में, मतलब हम ऐसे बोले कि पेन टेबल के ऊपर रखा है। क्या बोले, पेन टेबल के ऊपर रखा है, तो इसके अंदर संबंध बोधक अवयव कौन सा है, ऊपर। क्या है, ऊपर एक संबंध बोधक अवयव है कि पेन और मेज के अंदर के बीच में संबंध बता रहा है, तो ये ऊपर ही हमारा संबंध बोधक अवयव है। समझ में आया? जैसे सीता घर के भीतर खड़ी है। सीता कहाँ खड़ी है, घर के भीतर खड़ी है, घर के बाहर खड़ी है, घर के ऊपर खड़ी है, घर के नीचे खड़ी है। कहाँ खड़ी है, सीता घर के भीतर खड़ी है, तो ये भीतर ही हमारा संबंध बोधक अवयव है। समझ में आया? सीता और घर के बीच में संबंध बता रहा है, तो ये संबंध बोधक अवयव कहलाएगा। ऐसे मेरे घर के पीछे बगीचा है। अब इसमें है कि मेरे घर के पीछे बगीचा है, आगे बगीचा है, या कि साइड में बगीचा, कहाँ है, मेरे घर के पीछे बगीचा है। तो ये पीछे ही क्या बता रहा है, घर और बगीचे के अंदर संबंध बता रहा है। तो यही होता है संबंध बोधक अवयव, मतलब जो संबंध बताता हो, किसी का संबंध बताता हो, वही संबंध बोधक अवयव कहलाता है। समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और जो मैं पढ़ाऊंगी विषमादि बोधक, बहुत ही इजी टॉपिक है। ये इनके नाम से ही पता चल जाता है। समुच्चय बोधक जोड़ने की बात की जाती हो, संबंध मतलब संबंध हो किसी चीज में, और जो मैं विषवादी पढ़ाऊंगी उसका मैं आपको जब बताऊंगी। ठीक है, तो संबंध बोधक क्या होते हैं, जिसके अंदर संबंध की बात की जाती हो, कि एक चीज दूसरी चीज के संबंध की बात की जाती हो, वो क्या कहलाता है, संबंध बोधक अवयव कहलाता है। समझ में आया? तो अब हमने संबंध बोधक भी पढ़ लिया है और समुच्चय बोधक भी पढ़ लिया है। तो अब हम पढ़ेंगे अविकारी शब्द का चौथा भेद। कौन सा है हमारा, विषमादि बोधक अवयव। बोधक अवयव, तो विषमादि बोधक अवयव होते हैं सबसे पता चले जिसमें विस्मय हो, आश्चर्य हो, शौक हो, उसे हम विषमादि बोधक अवयव बोलते हैं। ऐसी है उसकी परिभाषा है। परिभाषा में कहा गया है, ऐसे शब्द जो हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा के भाव को प्रकट करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, विषमादि बोधक अवयव कहते हैं। जैसे आपके आहा, हाय, वाह, अच्छा आदि, ये सब हमारे क्या है, ये सब है हमारे विषमादि बोधक के जैसे। जैसे कि जिसके अंदर हमें घृणा होती हो, मतलब कितनी गंदी चीज से घृणा होती हो, या फिर हम बोल सकते हैं कि इतना अच्छा लगता हो, उसे में ऐसे भाव जो प्रकट कराता है वो विषमादि बोधक कहलाता है। ऐसे जैसे कि उदाहरण बताती मैं, वाह
क्या सुंदर नज़ारा है। किसी अच्छे नज़ारे को देखकर आपके मुंह से निकल जाता है कि वाह क्या अच्छा नज़ारा है। तो यही वाह जो होता है, यही हमारा क्या कहलाता है, विस्मयादिबोधक अवयव। ठीक है, जैसे कि बाप रे बाप कितना बड़ा सांप, कितना बड़ा सांप, बाप रे बाप कितना बड़ा सांप। तो इस वाक्य के अंदर जो बाप रे बाप है, मतलब आश्चर्य से कह रहे हैं कि बाप रे बाप कितना बड़ा सांप है। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, मतलब जो आश्चर्य होता हो, जो अच्छा लगता है, घृणा की जाती हो, या फिर जिसमें शोक होता हो, हर्ष होता हो, वही हमारा क्या कहलाता है, विस्मयादिबोधक कहलाता है। अब बाप रे बाप, ये कि आश्चर्य की बात की जा रही है, आश्चर्य के भाव से बोल रहा है, तो यही हमारा क्या कहलाएगा, विस्मयादिबोधक कहलाएगा। ऐसे छी छी छी, कितनी गंदगी है, छी छी कितनी गंदगी है। इस वाक्य के अंदर किस भाव की बात की जा रही है, घृणा भाव से बोल रहा है कि छी छी कितनी गंदगी है यहाँ पे, तो इसमें घृणा भाव से बोल रहा है। और वाह क्या सुंदर नजारा है, तो वाह, इसके अंदर जो वाह है यह हमारा हर्ष है। क्या ये हमारा हर्ष के भाव से बोल रहा है कि वाह क्या सुंदर नजारा है। मतलब जिसके अंदर हर्ष होता हो, शोक होता हो, या फिर आश्चर्य होती हो, घृणा होती हो, ये सब जिसके वाक्य में ये आ जाए, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, विस्मयादिबोधक कहलाएगा। जैसे कि आहा, जिसमें हाय, वाह, अच्छा, ऐसे बहुत सारे शब्द आती हैं। ठीक है, तो यही होते हैं विस्मयादिबोधक। तो ऐसे अगर आपको समझ में ना आए, जिसमें कि आहा, अच्छा, वाह, ये सब ना आए समझ में आपको, तो आपके लिए एक अच्छी सी ट्रिक है कि जिस भी शब्द के पीछे अगर ये चिन्ह लग जाए, ये चिन्ह होता है विस्मयादिबोधक का। अगर जिस भी शब्द के पीछे अगर ये चिन्ह लग जाए तो आप समझ जाना ये विस्मयादिबोधक है। समझ में आया? मतलब जिस भी शब्द के पीछे अगर ये चिन्ह लग जाता है तो वो विस्मयादिबोधक होता है। समझ में आया? मतलब मैंने आपको 3 समझा दिए हैं। कौन कौन से समझा दिए हैं? समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादिबोधक। ये बहुत ही इजी टॉपिक थे, इसलिए मैंने आपको एक जल्दी समझा दिए हैं। और जो क्रिया विशेषण मैंने आपको पढ़ाया था विकार शब्द का पहला भेद, वो ज़्यादा लेंथी भी था और ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी था, इसलिए मैंने आपके लिए वो एक अलग वीडियो बनाई थी। ठीक है, वो मैंने आपको पिछली वीडियो बना दिया, जरूर इसे उस वीडियो को आप ज़रूर देखना। समझ में आया? अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना, और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।